1950 के बाद जो मैं झेला हूँ वो शायद आप लोग कल्पना नहीं करेंगे उसकी। और आपने जन स्वराज को भी ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं ये हम लोगों को सुनने में भी आया था कि आप कैंडिडेट के तौर पे जो है जन स्वराज के हो सकते, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एन वक्त पे जो है आपको टिकट नहीं मिला? मैं यहाँ काम करता रहा। जन स्वराज और प्रशांत किशोर का नाम घर घर तक पहुँचा है। उस समय मैंने इसको बनाया था जिस समय अरुण सिंघानिया की हत्या अपराधियों ने कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएम सिटी टॉक्स। मैं हूं कोमल आर्य। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। यूं तो वो बखरी के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर उनकी जीवन की बात करूं तो उनका जीवन बचपन से लेकर के यूं तो वो सरकारी पेशा में थे, उस दौर भी इनकी जो जिंदगी रही काफी संघर्षपूर्ण रही। हमेशा वो दलित वंचितों की आवाज बन करके उभरने की कोशिश उन्होंने किया है और उनकी एक बुक भी आई है, चमर टोली से लेकर डीएसपी टोला तक। और सीधे मैं उन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं। आज बखरी में प्रथम चरण का चुनाव होना था। इस दौरान वो पटना से वोट डालने के लिए बखरी पहुंचे थे, तो इसी दौरान उनसे मुलाकात हुई और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बखरी से के प्रति उनका प्रेम क्या है। सीधे मैं आपको उस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं, बखरी अनुमंडल के पूर्व डीएसपी रामचंद्र राम। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब और जय भीम। सर, आज 6 नवंबर है, बखरी आप वोट डालने के लिए पहले आपने जलपान किया या पहले वोट डाला? पहले मैंने वोट डाला, अच्छा। इसके बाद जलपान किया। अच्छा सर, ऐसा क्या बखरी के प्रति आपका लगाव रहा कि आप इतने जगह इंस्पेक्टर डीएसपी के तौर पे आपने काम किया, लेकिन बखरी को ही क्यों चुना आपने? देखिए, ये बखरी मेरे दिल और दिमाग में बसी हुई है, क्योंकि मैंने पूरे 4 साल तक लगातार बखरी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में अपना योगदान दिया। और उस समय जिस समय मैं बखरी में आया था, वो यहाँ आपको बेगूसराय से बखरी पहुँचने में 3 घंटे समय लगे थे। रोड नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ पानी नहीं, बिजली नहीं, और यहाँ पर अपराध भी बहुत बढ़े हुए थे। ऐसी परिस्थिति में मैं जब यहाँ आया तो मुझे रहने के लिए एक ग्राम पंचायत का छोटा भवन था। उस भवन में मैं रात बिताया किसी तरह, और वो दिन था खरना का। सब जब सुबह में उठा तो वो तालाब के घाट को जब मैं देखा, वहीं पर छोटा सा पंचायत भवन है तालाब के ऊपर, तो वो बड़ी मनोरम दृश्य लगा। और दिन भर लोग हमसे मिलते रहे, आते रहे, और छठ का शाम में छठ का बरती सब आए, पूजन हुआ। एक बहुत अच्छा उत्सव का माहौल मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। सर, मैं आपके बचपन के संघर्ष पे आऊँ उससे पहले जो है एक सवाल मेरा ये है कि आप बीते कुछ दिनों से लगातार, यूँ कह ले तो बीते 3-4 साल से लगातार आप बखरी आ रहे थे, जा रहे थे, और आपने जन स्वराज को भी ज्वाइन किया। और कहीं ना कहीं ये हम लोगों को सुनने में भी आया था कि आप कैंडिडेट के तौर पे जो है जन स्वराज के हो सकते, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एन वक्त पे जो है आपको टिकट नहीं मिल पाया? देखिए, बखरी को तो पहले मैं बतलाया कि ये कर्म भूमि मेरा रहा है। वैसे मैं कई अनुमंडल में, कई जिलों में मैं काम किया, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन मुझे बखरी में मिला, और इस कारण मैं लगातार बखरी में आता रहा। लोग किसी अपने शादी विवाह, मरनी हरनी, या खास करके 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती और 6 दिसंबर बाबा साहब की पुण्यतिथि पर तो मैं आता ही था। और वैसे उन दिनों कई जगह पर जाकर के मैं कई गांव में जाता था जहां लोग उत्सव मनाते थे बाबा साहब की जयंती का, उसमें मैं भाग लिया करता था। इसलिए अब रही बात कि मैं चुनाव लड़ना
नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं बकरी की ऐसे ही सेवा करता रहूं। लोगों को फ़ोन आता था, कोई भी कष्ट में पड़ते थे उसका निवारण करता था। पटना में रहते हुए भी मैं ये करता था, और जब यहाँ आता था तो लोग अपनी अपनी बात को लेकर के मुझ तक पहुँचते थे और उनकी बातों को, उनकी शिकायतों को निवारण करने का कोशिश करता रहता था। तो जब जन सुराज में हम आए, प्रशांत जी से मुझे अच्छा लगा उनसे मिल करके, और उन्होंने मुझे कहा कि आप बखरी से चुनाव लड़िए, वहाँ लोग आपको याद करते हैं। क्योंकि बखरी में जब वो आए थे तो बखरी के लोगों ने उनसे कहा था कि यहाँ डीएसपी रामचंद्र राम बहुत दिनों तक रहे थे और बखरी से काफ़ी लगाव जुड़ा हुआ है, वो यहाँ से आते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसी बात पर उन्होंने मुझे कहा कि जाइए आप वहाँ से तैयारी कीजिए। मैं यहाँ आया और करीब 1 वर्ष से मैं लगातार यहाँ रह करके, पूरे परिवार को छोड़ के मैं यहाँ काम करता रहा। लोगों को जन सुराज और प्रशांत किशोर का नाम घर घर तक पहुँचाया, यहाँ तक कि महिलाएं की किचन तक पहुँच गया प्रशांत किशोर, प्रशांत जन सुराज पार्टी। लेकिन अब मुझे अब कोई शिकायत नहीं है प्रशांत किशोर जी से कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं प्रशांत से जिस समय टिकट, वो कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी में मैं मेंबर था, और प्रशांत किशोर जी मुझे सचमुच में बहुत ऊंचाई तक ले गए। स्टेट कोर कमेटी के मेंबर था मैं ये नेशनल काउंसिल का भी मेंबर था, ये चयन समिति, कैंडिडेट चयन समिति का भी मेंबर था। तो इस प्रकार हमें प्रशांत किशोर ने हर इम्पोर्टेंट कमेटी में रखे, और जिस समय मेरा यहाँ से चयन नहीं हुआ तो अपनी दिल का उद्गार और प्रशांत किशोर जी की वादा मैंने उनसे बड़ी सभा में की। अब उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी को टिकट देना था तो वो भला ही समझे होंगे, दिए होंगे, लेकिन मुझे अब कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी सारी भड़ास निकाल चुका हूँ। टिकट नहीं मिलने का कोई मलाल नहीं, अब कोई मलाल नहीं है। आखिर पहले मैं बिंदास था, लोगों से मिलता था, वही प्रेम यहाँ के बखरी के लोग युवाओं को, जो उस जिस समय मैं यहाँ था, उस जो पैदा लिया होगा वो 18 साल का 20 साल का हो गया। बिल्कुल। आज भी वो जब चौक पर जाता है, बखरी अम्बेडकर चौक पर, तो अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा, उसमें अम्बेडकर की पूरी जीवनी खुदी हुई, और अम्बेडकर द्वार, बुद्ध द्वार, जो शांति का द्वार, उस समय मैंने इसको बनाया था जिस समय अरुण सिंघानिया की हत्या अपराधियों ने कर दी थी, और अस्त व्यस्त था। यहाँ के जो व्यवसायी थे, खास करके मारवाड़ी समाज, पलायन कर रहे थे। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो सबसे पहले मैंने उन सबको भरोसा दिया, यहाँ के व्यवसायियों को, और उनको यहाँ पूरी सुरक्षा की गारंटी दिया, और हमने संकल्प के साथ अपना काम शुरू किया और शांति बनी। खास करके आप जो अम्बेडकर बुद्ध द्वार देख रहे हैं, वो बुद्ध द्वार अरुण सिंघानिया के जो हत्या हुई थी उसी की याद में शांति द्वार है, जिसे बुद्ध द्वार का नाम दिया गया। बिल्कुल। वो बुद्ध द्वार है, बुद्ध की प्रतिमा भी है उस पर। एक बहुत ही माने महत्वपूर्ण वो धरोहर है, जो यहाँ की जनता के सहयोग से मैंने ये सब चीज़ बनाई। सर, आपका बचपन जो है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, जिसका जिक्र जो है इस बुक में भी देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो सर, अपने बचपन के बारे में बताइए। देखिए, जो एक आम दलित का परिवार होता है, वैसा ही मेरा भी परिवार था। गरीबी, लाचारी, भेदभाव, जातीय त्रासदी 1950 के बाद
जो मैं झेला हूँ वो शायद आप लोग कल्पना नहीं करेंगे उसकी। मेरी पुस्तक में सारी बातें वर्णन है और मेरी जिंदगी की ये लंबी कहानी, ये बहुत लंबी फहरिस्त है मेरी जिंदगी की। और इसी में हमने अपनी गरीबी से जूझा, संघर्ष किया। संघर्ष ऐसा वैसा नहीं, मजदूरी तक की। लेकिन मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पिताजी, माँ, मेरा पूरा परिवार कबीरपंथी, धन को मानते थे, कबीरपंथी थे। और वो हमेशा अपने आप को सात्विक जीवन हमारे माता पिता जिए और हम भी उसी परिवेश में पले बढ़े। इस प्रकार कबीर की आग उसी समय से मेरे अंदर कबीर बस गया और वो उनका आग भी हमेशा बना रहा। और मुझे कोई गरीबों के हक के लिए काम करने में बचपन से कोई जो है सो हमको कहीं हिचक नहीं हुआ। और अब देखेंगे इतनी लंबी बात करने से बहुत काफी। अच्छा, एक छोटा सा इस बुक में जिक्र है कि आपके चाचा की हत्या, उस मामले को थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, वैसे ओरिजिनली मेरे पिताजी सुक्की कटेसर, जो वैशाली जिला में है, वहाँ के रहने वाले थे। ये बहुत पुरानी बातें हैं, आज़ादी के बहुत पहले की बातें हैं। और बहुत सुखी संपन्न परिवार हमारा था। हमारे दादाजी इकलौते बेटा थे। उनको 2 बेटे और 1 बेटी, जो मेरी फूआ थी, और मेरे चाचा, बड़े चाचा थे। सबसे छोटे मेरे पिताजी थे। बचपन में उनकी शादी हो गई थी और उनका जो अच्छी खेती थी, 4 एकड़ जमीन तो उनका था, बगीचा था, ये सब सारी चीज़ थी। लेकिन वहाँ के सामंतियों के सामने वो लोग नहीं झुकते थे, क्योंकि सुखी संपन्न थे, उनसे कोई मतलब नहीं रहता था। और वो लोग चाहते थे कि किसी तरह इनको दबा के रखें। दादा की मृत्यु हो गई, मेरे चाचा जी पूरे परिवार को संभाले और पूरी खेती अपने हाथ में लिया। और बहुत पहलवान टाइप के थे मेरे चाचा जी, तो सामंतियों के सामने वो झुकना नहीं चाह करे। इसी को लेकर के उन लोगों ने बड़ी प्लानिंग के तहत अपने गुंडों को भिड़ा करके एक रोज जैसे उनको बहुत बुरी तरह लाठी से मार मार करके उनकी हत्या कर दी और कहा कि ये ताड़ के पेड़ पर से गिर गया है। उस समय पुलिस भी उसी की, और हत्या का मामला नहीं होकर के ऐसे ही कैसे समाप्त हो गया। ये मेरे पिताजी बहुत कम वहाँ की घटना बतलाते थे, क्योंकि वहाँ मेरी चाची गांव छोड़ करके भागे अपने मैके चली गई। क्या उनका कोई अता पता नहीं रहा। इसके बाद मेरी बुआ जो थी वो भी अपनी ससुराल चली गई, ससुराल से फिर कभी आई नहीं। मेरे पिताजी नाबालिग छोटे बच्चे थे, तो मेरे नाना और नानी उनको लेकर के कोलबत्ता, समस्तीपुर कोलबत्ता में ले आए अपने घर पर। और तब से मेरे पिताजी उस गांव में नहीं गए और हम लोगों को उस गांव की कहानी तक नहीं बताया। ये तो मेरी नानी सारी बात हम लोगों को बतलाती रहती थी कहानी के रूप में। अच्छा सर, आपके जहन में ऐसा क्या है कि आपने पुलिस विभाग को ही चुना? देखिए, पुलिस विभाग को इसलिए चुना कि बहुत उस समय मुझे 2 और नौकरी मिली थी, एक्साइज इंस्पेक्टर की भी नौकरी मिली थी। तो लोगों ने कहा कि लोगों से बहुत मैं कंफ्यूज था कि कौन सी एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी में जाऊं या पुलिस की नौकरी में जाऊं या एक और सचिवालय के वो आपको यूडी असिस्टेंट की नौकरी थी उसमें जाऊं। तो बहुत लोग एक ही बात बोला
कि यूडी असिस्टेंट में जाते हो तो वहाँ तो बहुत आराम से नौकरी करोगे, हैं, दौड़ धूप नहीं, पूरा जो है सो ऐसा हो रहा है। पटना में रह के नौकरी करोगे, और एक्साइज में जाओगे तो बोरा में भर भर करके रुपया कमाओगे, लेकिन कोई समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते हो। और जब पुलिस में जाओगे तो उसमें रुतबा है, उसमें कानूनी संरक्षण दे सकते हो, गरीबों को भलाई कर सकते हो, लेकिन बहुत संघर्ष है उसमें। तो हम भी बहुत कंफ्यूज थे कि क्या जैसे करें। तो प्रेमचंद की एक कहानी मैं पढ़ी थी, वही मुझे याद आया, नमक का दरोगा, कि किस प्रकार अलूपीदीन जो वहाँ का बहुत बड़ी जमींदार हुआ करता था, जिसके यहाँ अंग्रेज शिकार करने के लिए आते थे, उसको नमक की तस्करी में वो दरोगा गिरफ्तार करता है, और गिरफ्तार करके उसके लाख गिराने पर भी वो नहीं मानता है और उसको पकड़ के लाता है, उसको बंद करता है। बाद में हालांकि उसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन वही अलूपीदीन उसके यहाँ जा कर के उसको कहता है कि नहीं, आप मेरे स्टेट में दीवान बन के रहे, और उनके यहाँ जो है सो वो फिर से आए। उन्होंने उस व्यक्ति के ईमानदारी का महत्व दिया, पहले के वो लोग थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। तो ये बात मुझे समझ में आई कि नहीं, हम न्याय दे सकते हैं तो पुलिस विभाग में जाकर के। तो मैंने पुलिस विभाग को चुना और सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग CTS नाथनगर में, PTC हजारीबाग में, उसमें बिहार और झारखंड एक हुआ करता हाँ हाँ, बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। और उस समय हम लोगों का सिलेक्शन भी BPSC से होता था। अच्छा। और जिस समय हम लोग, जिस बैच में हम लोग थे, सबसे छोटा बैच था, बिहार झारखंड का मात्र 19 हम लोग लड़के चुने गए थे, मात्र 19। तो और बहुत बहुत हम लोग को बहुत कठिन ट्रेनिंग दी गई थी। आजकल तो वो ट्रेनिंग लोग जानता भी नहीं है कैसा ट्रेनिंग होगा। मैंने बहुत अच्छा इसका वर्णन किया है ट्रेनिंग का। अच्छा। युवाओं को बहुत इससे लाभ मिलेगा। सर, जब आप जब आप DSP बन गए तो फिर उसके बावजूद भी आप रुके नहीं, संघर्ष का रास्ता ही चुना। हमेशा वंचितों का आवाज़, दलितों का आवाज़ बन करके आप उभरे हैं। उसके अंदर जो है कह सकते हैं कि जो आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग रहे, वो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रभावित होकर आपसे जुड़े भी, और आप जो है मानवाधिकार आयोग के मेंबर भी रहे हैं। तो मानवाधिकार आयोग नहीं, हम मानवाधिकार पर काम करते। अच्छा, मानवाधिकार पर काम कर रहे थे। तो इसमें भी आपने काफ़ी जो है लंबा एक सफ़र, अपना कैरियर जो है यूँ कह ले कि आपने व्यतीत किया है। तो इसका अनुभव कैसा रहा है? देखिए, अनुभव मुझे बहुत बुरा अनुभव रहा। मानवाधिकार पर काम करने वाला एक पुलिस का ऑफिस है, जहाँ पर मानवाधिकार का वायलेशन हर समय होता है, और मैं उसका विरोध करता था। अब पुलिस वाले निकलते थे तो जो है सो सड़क पर कोई युवा, 2-4 युवा खड़ा होकर के बात कर रहा, उसको मार दिया डंडा, या कोई गरीब का ठेला उलट दिया। ये सब आम बातें थी। किसी का केस दर्ज नहीं करना, थाना से भगा देना, जो पैसे वाले थे उनको सम्मान से कुर्सी पर बैठाना। किसी भी केस में अगर वो गरीब का केस है, दलित का केस है, और वो केस अगर अमीर पर हुआ है, तो हमेशा लोग अमीरों के पक्ष में ही अपना मंतव्य दिया करते थे। गरीबों को वहाँ न्याय नहीं मिलता था। शायद संयोग कभी कोई इतना बर्निंग कोई कुछ ऐसा मामला हुआ तो उसमें कुछ न्याय मिल गया तो मिल गया, लेकिन ये स्थिति थी। मैंने भी अपने टाइम में बहुत देखा है कि अपने सुपीरियर से कि बैठे बैठे वो सुपरविजन नोट लिखते हैं, जो दरोगा कहता है, जो अफसर इंचार्ज कहता है, जो आयोग कहता है, वही बात जो है सो करके अपना जो है सो खाना पूरी करता है। ये पहले और अभी भी इतना बहुत लोगों को फुर्सत नहीं है सीनियर अफसरों को कि स्पॉट पर जाए, घटना स्थल पर जा करके अनुसंधान करें, पेशेंस भी नहीं है। और हमने तो उग्रवाद क्षेत्र में भी रहा है, पटना के पालीगंज में रहा है, जो
जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, भोजपुर का पीरो जो बहुत ही उस समय का डिस्टर्ब अनुमंडल था, नक्सली, जहाँ पर लोग सुबह में उठते थे तो देखते थे कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। दिन भर अपना ये सोचता था कि जिंदा रहूँगा कि नहीं। शाम होते घर में चले जाते थे और ये सोच करके कि रात में फिर जैसो क्या सुबह जिंदा बचूंगा। उस समय जहाँ गांव-गांव में खून माने वो एक नहीं दर्जनों में हत्याएं होती थी। और वहाँ भी मैंने इस पर एक बुद्ध के मार्ग पर मैंने दो, ये पुस्तक के लास्ट में ये दो हमारा सूत्र है, ये सूत्र, इसी सूत्र पर मैंने उग्रवाद को वहाँ पर बहुत कंट्रोल किया, काफ़ी वहाँ पर शांति हुई। आज भी वो वहाँ लोग हमें याद करते हैं पीरों में। अच्छा, बखरी के अलावा भी लोग आपको याद कर रहे हैं? और आप ये प्रशांत किशोर जी चुनाव वहाँ से लड़े थे पीरों के तरारी विधानसभा से, वहाँ पर मैं गया था और प्रशांत किशोर भी वहाँ गए। अच्छा सर, एक बात, जैसे आपने डीएसपी के बतौर नौकरी जब कर रहे थे तो इतना टाइम मिल जाता था कि समाज में खूब टाइम देना है, मानवाधिकार के लिए काम करना है? कि आपने उस दौरान कई ऐसी कह सकते हैं ना वर्कशॉप भी करवाया था। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। बखरी में 350 लोगों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया था, जिसका उद्घाटन एसपी एसके झा थे, उन्होंने आकर के उद्घाटन किए थे। और डीआईजी गुप्तेश्वर पांडे हमारे हर ह्यूमन राइट्स का जो भी कार्यक्रम होता था उसमें वो आते थे मुख्य अतिथि के रूप में। अच्छा, तो उन लोगों का भी सहयोग हमें मिला। अच्छा, नौकरी के दौरान कभी ऐसा किसी सीनियर से आपके ऊपर भेदभाव करने का कुछ ऐसा लगा हो? देखिए, ये वो मेंटेलिटी डिपेंड करता है व्यक्ति पर, व्यक्ति विशेष पर। हमें बहुत से बड़े अफसर भी मिले जो मुझे बहुत पसंद किया। उसमें बिहार के बहुत चर्चित, ऑनेस्ट और दबंग डीजीपी हुआ करते थे, डीपी ओझा, जो मुझे बहुत सम्मान देते थे और बहुत मानते थे, डीपी ओझा। और दूसरी तरफ शिवाजी महान कैरे, जो बिहार के बहुत ही ऑनेस्ट, चर्चित, उसके सामने एसपी भी खड़ा रहता था, कुर्सी पर नहीं बैठता था, इतने ईमानदार। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। मुजफ्फरपुर में वो एडीजी थे, मैं वहाँ टाउन डीएसपी था। तो मुझे ये दो पदाधिकारी मेरी ज़िंदगी में, वो उनको कभी भूल नहीं सकते। और एसपी में भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत हमें सहयोग किया, हमें समय दिया। निवरान साहब जो बोकारो के एसपी हुआ करते थे, मैं बोकारो स्टेट सिटी में वहाँ का इंस्पेक्टर हुआ करता था, वहाँ भी अच्छा रहा। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है, उनके वो बड़े पदाधिकारी का जो परिवेश ही ऐसा हुआ होगा, जो वो नहीं जानते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन का क्या दुख होता है, बिल्कुल, जाति आधारित भेदभाव का क्या कष्ट होता है, उनको पता नहीं होगा, क्योंकि उस चीज को उन्होंने देखा नहीं और समझा नहीं। यही है। अच्छा सर, एक और सवाल ये कि आपकी नौकरी के कैरियर में कोई ऐसा घटना घटा हो जो कि आपके हृदय को पूरा झकझोर दिया हो, जो कि काफ़ी आप टूट चुके हो उस घटना से? कोई ऐसा घटना हो तो शेयर किया जाए। बहुत अच्छी बात कही है, पूछी आपने। और इस जो क्वेश्चन आपने किया, इस क्वेश्चन से सचमुच में मेरा बदन सिहर गया कि वो घटना याद आई धनबाद की। धनबाद का मैं टाउन का इंस्पेक्टर था, धनबाद टाउन का, और वो मेरी पोस्टिंग उस समय हुई थी जब धनबाद जल रहा था। और जल क्यों रहा था? विधि व्यवस्था
इतना ख़त्म हो गया था। ये समझिए वहाँ एसपी हुआ करते थे जगदीश राज, और उस टाउन के इंस्पेक्टर थे राजेंद्र सिंह। तो इन लोगों के विरुद्ध आवाज़ प्रेस वालों ने कुछ निकाल दिया था कोयला संबंधित, कि कोयला का स्मगलिंग होता है, एसपी हेडक्वार्टर में रह करके इंस्पेक्टर ये सब मिलीभगत से। तो इन दोनों अफसरों को बहुत लगा, और एसपी ने कहा कि किसी तरह जो है सो उसको सबक सिखाना है, और राजेंद्र सिंह ने उसे 75 साल का बूढ़ा परमेश्वर शर्मा, जो उसका मालिक भी था और मुख्य संपादक भी था, उसको घर से सुबह सुबह घसीट करके लुंगी गंजी में उसको चप्पल तक नहीं पहनने दिया, और गाड़ी थोड़ा दूर लगाया था कि उसको जो ये बेइज्जती करेंगे तो पूरा समाज देखेगा। उसको खींचते हुए लाया और गाड़ी में बैठाया, और जब थाना में हाजत में बंद किया तो तमाम प्रेस वाले वहाँ पहुँच गए, और कोई फोटो ले रहा है, कोई ये कर रहा है। तो राजेंद्र सिंह ने सभी मना किया, नहीं माना तो बुरी तरह पत्रकार को लाठी से पीटना शुरू किया, लाठी चार्ज करवाया, और कई पत्रकार घायल हुए, सबको दूर तक खदेड़ करके पहुंचा दिया। इसके बाद ये जो है सो आंदोलन बढ़ता चला गया। पत्रकार का साथ दिया वहाँ की जनता साथ दी, और लगातार एक सप्ताह तक पूरा आंदोलन पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। पूरा धनबाद जल रहा था। हाँ, पूरे धनबाद जल रहा था। तो डीआईजी बोकारो को कैंप करना पड़ा। डीआईजी आ रहे थे बैंक मोड़ में, उनका जो है सो शीशा वगैरह गाड़ी का तोड़ दिया, फिर भी जैसो आए, और ये जब कंट्रोल से बाहर हो गया तो 8 बजे रात में मुझे वायरलेस मिला और डीआईजी का फोन भी मिला कि रामचंद्र जी, आप जैसे हो आप यहाँ आकर के रातों रात ज्वाइन करें, और सस्पेंड कर दिया गया। वो इंस्पेक्टर थाना जज को सस्पेंड किया गया, और हम उस भीषण वर्षा में, जो पूरा पब्लिक कर्फ्यू लगा हुआ था, एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी, ट्रेन 24 घंटा से बंद था, एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी, आने का जगह नहीं था। उस भीषण बारिश में मैं कैसे करके दूसरे रास्ते से, जो वहाँ कच्ची पक्की रास्ते से होते हुए 3 बजे भोर में पहुँचा और वहाँ ज्वाइन किया। और इसके बाद जगदीश राज एसपी का भी ट्रांसफ़र हो गया, और उनके जगह पर आपके वर्मा जी का यहाँ पोस्टिंग हुई, और धीरे धीरे माहौल बहुत शांत हो गया। रणधीर वर्मा साहब में क्वालिटी थी कि वो जनता से इतना जो है सो उनसे लगाव होता था। मैंने उनसे सीखा है कि कैसे जनता से, जो जनता से संपर्क करके रखेगा तो पुलिस वाले वही सफल हो सकता है जो जनता का सहयोग ले सके, और जनता का तभी सहयोग मिलेगा जब जनता का विश्वास पुलिस में हो। ये बात उनसे मैंने सीखी थी। आज के पुलिसिंग को आप कैसे देख रहे हैं सर? और 1 मिनट, जो दर्दनाक सीन है, तो हुआ कि एक रोज जो है सो ऑफिस में बैठे हुए थे, उनके साथ एएसपी रेजी डुंगडुंग भी बैठे हुए थे, दोनों बैठे हुए थे, अपना कुछ गप कर रहे थे। 10 साढ़े 10 बजे में एक आदमी दौड़ा हुआ है, एसपी को जो है सो बोला कि जो है सो बैंक ऑफ इंडिया में डकैती हो रही है। तो इतना एनर्जी उनमें था, कुछ सोचे नहीं, और डुंगडुंग को साथ लिए वो सीधे जो है सो आए, अपनी कार पर बैठे, और दुर्भाग्य से वो जो है सो स्विच में चाबी भी लगी हुई थी, और ड्राइवर दाढ़ी बनवा रहा था बगल में नाई से, और उनका ड्राइवर, उनका जो बॉडीगार्ड देखा कि एसपी साहब ये गाड़ी स्टार्ट करके जो बड़ी तेजी में निकल रहे हैं, तो किसी तरह दौड़ करके वो जो है सो दरवाज़ा पकड़ करके, पिछला गेट पकड़ करके वो अंदर गया। और रेजी डुंगडुंग आए तो हम वहीं पर थे, हम लोग क्या हुआ, तो चलिए जल्दी
गाड़ी पर बैठे, अंग्रेजी ढूंढ ढूंढ के गाड़ी पर बैठ गए जिप्सी पर, और हमने फोर्स और अफसर को बोला कि तुरंत जितना हो सके तुरंत मेरे साथ और पीछे, और यही कि एसपी साहब ऊपर गए और ये कहते हुए कि जो है सो सरेंडर करो, हम एसपी आ गए हैं। तो ये कहना था कि जो है सो डकैत था एक पीछे दरवाजा के पीछे छुपा हुआ है, एसपी को मार दिया गोली, और एसपी गिरते हुए भी अपने रिवॉल्वर से उसको 2 राउंड मारा, उसको वहीं पर उसको भी गिरा दिया, और एसपी तो वहीं पर गिर गया। तब तक हम लोग पहुंच गए थे, हम और रिजी डुंगो, उनको उठवा करके तुरंत जो है सो भिजवाए हॉस्पिटल, और हम लोग ये पता चला कि वो जो है सो वो छत से नीचे कूद के भागा है। हम लोग उसका पीछा किए, एक स्पॉट पर वहीं एसपी साहब ने मारा, दूसरा जो है सो वो इनकाउंटर होने लगा उससे हमको, उसके पास बहुत सॉफ्टिकेटेड AK-47 था उस क्रिमिनल के पास, तो हम लोगों ने इनकाउंटर में उसको भी ख़त्म किया। दूसरा जो है सो घर में छुप गया था एक बंगाली को, उनके घर में, वहाँ पर जो वहाँ से इनकाउंटर हो रहा था उसके साथ, वो भी मारा गया वहाँ। 15 लाख रुपया थैला था उसका, जो है बैंक का पैसा लूट करके भागा, वो बरामद हुआ। वो दर्दनाक सीन मैं कभी नहीं भूल सकता। एसपी साहब मेरे बहुत क्लोज थे, अपनी हर चीज़, चूँकि उनकी पत्नी प्रोफेसर थी रांची में, बच्चे भी रांची में पढ़ते थे, और उनके दुख दर्द का साथी नहीं था। और वो जो 3 अपराधी थे पंजाब के उग्रवादी थे, उग्रवादी, और वो उग्रवादी यहाँ आकर के डकैती धनबाद में पाला डकैती करना चाहा था, जो विफल रहा। सर पहले के पुलिसिंग को और अब के पुलिसिंग को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले की पुलिसिंग कोई भी बात डायरेक्ट करता था, या किसी को पैरवी है तो उसको काम भी कर देता था, लेकिन आज जो है बड़े, देखिए पहले भी था कि भेदभाव, या जो पुलिस अपने लाभ के लिए काम करे, लेकिन आज भी उससे बढ़ करके है भेदभाव, जो पता नहीं चलता है। कोई भी अपराध अगर करता है, मामूली अपराध, तो पुलिस के पास पावर है कि वो कड़े दफा लगा करके नॉन अवेलेबल ऑफेंस बना करके उसे जेल भेज देता है, उसका जीवन खराब कर देता है। निर्दोष को लपेट करके किसी तरह वो गंभीर अपराध में उसको रिमांड करता है और उसको जेल भेज देता है, जैसे मर्डर हुआ, डकैती हुआ, लूट हुआ। जिंदगी खराब करने में जरा भी अफसोस नहीं। लेकिन पहले की पुलिस सोचती थी कि नहीं, जिंदगी खराब हो जाएगा, थोड़ा सा बहुत ईमानदारी थी लोगों में। कोई ऐसा कोई घटना जिसका मलाल आज भी हो, उस मामले का उद्भेदन नहीं हुआ हो, किसी कारणवश, चाहे आपकी ट्रांसफ़र हो गई हो या कोई दबाव हो, ऐसा कोई? हाँ, हमें मलाल हुआ कि मैं बखरी से मेरा ट्रांसफ़र हुआ, हालांकि मेरा ट्रांसफ़र 4 साल के बाद हुआ। बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम इतना यहाँ जो है सो अच्छा हम कर रहे थे लोगों के बीच, लेकिन उस समय हुआ जिस समय बाढ़ 2007 हाँ 2007 में जो भीषण बाढ़ आई थी, सभी जो बांध टूटा था, वो पूरा हम लोगों का जो है सो पूरा आवास वगैरह 5 फीट पानी आवास में था, पूरा ब्लॉक में 4 फीट पानी। हम लोग जो है सो शरण लिए हुए थे, यहीं पर सज्जन निमानी जी का मकान था, उसमें पूरा फोर्स वगैरह शरण लिए हुआ था, विवाह भवन में, मरवाड़ी विवाह भवन। तो इस प्रकार एक ये मार्केट, बखरी मार्केट ही ऐसा था जहाँ पर पानी नहीं आया था, वरना पूरा जलमग्न था, पूरा इलाका जलमग्न था। तो ऐसी स्थिति में राहत नहीं पहुँच रहा था लोगों तक, बच्चे भूख से प्यास से तड़प रहे थे। और मैंने अपने माध्यम से और जन सहयोग के माध्यम से
वो 2-2 क्विंटल खिचड़ी बना करके हम जो है सो 2 मोटर बोट पर लाद करके सुदूर सुदूर गांव में लोगों को वो खिलाने का काम किया। दवा की व्यवस्था करके शायद एक लोगों बार को- राहत रिलीफ बांटने के दौरान आप लोग कोई नाव पे फंस गए थे या हाँ, नाव हाँ, डूबने वाला कुछ हाँ, ऐसा हाँ, मामला? वो घटना बहुत ही रोमांचक है। एक दिन मैंने एक बड़ी बोट का इंतजाम किया, मोटर बोट, तो और उस पर 2 क्विंटल खिचड़ी, और हमारे जो है सो स्वयं सेवक सब भी थे, वो सब भी थे, हमारे पुलिस के बॉडीगार्ड वगैरह भी थे। तो एसडीओ साहब बहुत, चूंकि पेपर में ये सब घटना निकलती रहती लगातार आ रही थी। लगातार कि डीएसपी साहब फलाने गांव में वो जो है सो पके भोजन वितरण किए। तो एसडीओ साहब को हुआ कि भाई हम भी चलेंगे डीएसपी साहब आपके साथ। हमने कहा चलिए, वेलकम। अच्छी बात है। तो वो भी चले गए और संजोग से वो मोटर बोट का इंजन बिगड़ गया और वो बीच धार में, तेज धार वहाँ पर थी और इंजन बंद हो गया। इंजन जैसे ही बंद हुआ तो धार में जो है सो बड़ी तेजी में जो है सो धार के साथ नाव बहुत ही चली जाती है। नाव जो है सो उसमें बढ़ना शुरू हो। तो बहुत सारे लोग घबरा गए, लेकिन संजोग से एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। अच्छा। उस पेड़ से जाकर के वो नाव रुकी और कैसे कैसे बड़ी मशक्कत से वो जो है सो नाविक उस जो है सो वो शांत पानी में ले गया। उसके बाद एसडीओ साहब कहे कि भाई जो है सो अब हम जो है सो इस पर नहीं जाएंगे। हाँ, और सचमुच हम बेचारे थोड़ा सा बीमार भी रहते थे, तो वो बड़ी जो है सो वो बहुत डेंजरस था। उसमें पूरा नाव उस करंट में भाग जाता तो कोई किसी का पता नहीं चलता, इतना करंट था पानी में। बखरी के आपराधिक का जो घटना है उसको आपने अपने कार्यकाल के दौरान कैसे हैंडल किया? सबसे पहले तो मैंने लोगों में विश्वास पैदा किया। विश्वास पैदा इन दी सेंस में आते के साथ तमाम जनप्रतिनिधियों को, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट को, तमाम जो है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, व्यवसायी थे, उनकी एक बड़ी सभा की। और ये सभा हमने वही मारवाड़ी विवाह भवन, तो बहुत बड़ा हाँ, स्पेस भी है। स्पेस है, तो उसमें किया था। और उन लोगों से परिचय के क्रम में बहुत सारी बातें अपराधी के बारे में, घटना के बारे में, कैसे घटना करता है इसके बारे में जाना। उसके पहले मेरे यहाँ ज्वाइन करने के पहले अरुण सिंघानिया की हत्या हो चुकी थी और बखरी बहुत अस्त व्यस्त रहता था, डरे हुए रहते थे व्यापारी। तो सबसे पहले डर उनका खत्म किया और लगातार मैं अपने लिए मैं बहुत कम छुट्टी लिया, अपने परिवार के लिए अवकाश बहुत कम लिया, लेकिन अवकाश हमने लिया तो समाज के लिए लिया। तो इस क्रम में हमें लोगों को विश्वास दिलाना पड़ा। हम जो है सो बड़ी व्यवस्थित ढंग से अपराधियों पर कार्रवाई करना शुरू किया। और जब मेरा जो काम देख करके कुछ जो मन फिरे या अपराध की ओर बढ़ रहे हैं युवा, वो भी अपना जो है सो एक्टिविटी छोड़ दिया, क्योंकि मैं मैन टू मैन मेरा संपर्क होता रहता था। हाँ, वो भी देखता था कि डीएसपी साहब के सामने बहुत मेरा इमेज खराब हो जाएगा, इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करे कि हमारा जो है सो डीएसपी साहब। तो ये जो है सो हमारा जो है ना बहुत अच्छा, लोगों को हमने युवाओं को ट्रेनिंग दी। आपको 350 युवाओं को ट्रेनिंग दी, उनको बतलाया, यहाँ तक बतलाया कि पुलिस फॉल्स केस करके किसी को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कैसे करेगी, एफआईआर तुम कैसे करोगे, अत्याचार होता है तो। और एक काम और मैंने किया, सबसे पहले मैं अपने सभी थानेदार को, पुलिस वालों को दुरुस्त किया, उनको भी ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग दी। पुलिस वालों को भी? पुलिस वाले को भी हमने कहा कि देखो भाई,
हम जब तक है तब तक हमारे साथ जो मैं चाहता हूं वो करो। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ की जनता को सम्मान देना होगा कि कोई भी व्यक्ति, गरीब अमीर, महिला पुरुष, अगर थाने पर किसी कंप्लेन लेके जाती है तो सबसे पहले उसके सम्मान के साथ उसे कुर्सी दो, कुर्सी पर बैठाओ। और भीषण गर्मी है तो एक गिलास पानी दो उसको, तब पूछो क्या कष्ट है। पहले क्या होता था कि कोई थाने पर गया, उधर सिपाही रुक गए, क्या बात है उधर रहो, अभी साहब बहुत व्यस्त है, डर के मारे जो है सो वहां तक पहुंच नहीं पाता था। दलाल का बोलबाला रहता था, बिल्कुल जो दलाल चाहता था वही होता था। वही होता था। दलाल उसको जो है सो लाता था, केस करवाता था, उल्टा सीधा नाम देता था, पुलिस वाला जो है सो अपना इसी। इंदिरा आवास घोटाला जो बखरी में हुआ था उसमें कई पदाधिकारी के नाम आए थे, उनकी अरेस्टिंग के लिए भी आपने काफी जदोजहद किया, वो पूरा क्या मामला है? मामला यही है कि जब मैंने युवाओं को ट्रेनिंग दिया तो ये सारे युवाओं इस करप्शन के विरुद्ध खड़ा हुआ, क्योंकि 3 दिन की ट्रेनिंग थी और करप्शन पर भी मैंने लोगों को बतलाया था कि हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है। आपके ट्रेनिंग का फल मिलना शुरू हो गया? मिलना शुरू हो गया। तो एक ये शिवशंकर राउत करके लड़का था, और उस राउत लड़का को इंदिरा आवास, वहाँ के सकरपुरा स्टेट है, वहीं का जो है सो एक मुखिया था, तो सचमुच उसका रेपुटेशन भी मुखिया का खराब था, तो वही उसको गर्दन पकड़ कर अपनी ड्यूटी से बाहर कर दिया था और उससे 5,000 रुपया मांगा था, नहीं दिया था तो उसको एब्यूज किया था। पहला केस उसका वही हुआ था। और उस मुखिया पर जो कोई उसके ड्यूटी में जाता था तो हाथ जोड़ के जाता था, और वो पहला केस हुआ था, उसमें कार्रवाई हुई और तब तो लगातार केस होते गया, और यहाँ तक कि मरे हुए लोगों पर भी इंदिरा आवास का पैसा उठा, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। 5,000 तो पहले ले लेता था दलाल बिचौलिया, तो और दलाल बिचौलिया का ही सीमेंट का दुकान, छड़ का दुकान, बालू का दुकान, कि अब यहीं से कर दो। 5,000 तो पहले लिया, 25,000 तो मिलता ही था। नतीजा होता था कि इंदिरा आवास प्लिंथ से ऊपर नहीं उठ पाता था, ये स्थिति थी। तो हमने देखा कि अफसरों का इसमें बहुत जबरदस्त इन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा था। तो पहले तो 2 वीडियो पर केस हुआ, बखरी वीडियो और गरपुरा वीडियो, सुपरविजन हुआ, तो उसमें मेन जो है कल्प्रिट एसडीओ, बखरी का एसडीओ का नाम आया और उसके खिलाफ काफ़ी एविडेंस मिला, और तब हम पहले दो वीडियो को अरेस्टिंग का आदेश किए। इसके बाद काफ़ी जब उसका एविडेंस मिला, यहाँ तक कि जो वीडियो एक तो भागा यहाँ से, बखरी का वीडियो, उसने एक फैक्स किया एसडीओ के खिलाफ कि सारा तो एसडीओ करवाते थे, उन्हीं के हाथ में था सर। वो पुख्ता सबूत मिल गया और उस पर हमने एसडीओ को भी गिरफ्तारी का आदेश किया। एसडीओ फिर भागा रहा। एसपी एसके झा थे, उन्होंने पूरे केस की समीक्षा की और मेरे जो अरेस्टिंग का आदेश मैंने दिया था उसको संतुष्ट किए और उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई बहुत जबरदस्त। इन पदाधिकारी को इधर आपको कोई मोटा अमाउंट का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया? देखिए, प्रलोभन तो हर तरफ से मिल रहा था। अच्छा। लेकिन जब मैं प्रलोभन में फंस जाता तो मेरा मिशन जो था वो डूब जाता। आज जो मैं जनता के बीच गार्जियन के रूप में माना, हाँ बिल्कुल, लोग कहते हैं कि नहीं मेरे गार्जियन है डीएसपी साहब, तो मैं गार्जियन नहीं, एक उनके नज़र में अपराधी होता। आज 18-20 साल की बात भी लोगों के दिल में मैं हूँ, ये मामूली बात नहीं है। लगभग 2 दशक होने चले हैं। मामूली बात नहीं है कि आज भी लोग मुझे वैसे ही प्यार करते हैं। तो ये यही है बाढ़ की जो बात है आपने, बिल्कुल, इंदिरा आवास। इंदिरा आवास। हाँ,
उस पर कंट्रोल हुआ। इसके बाद इसका असर जानते हैं, इसके पूरे जिला पर पड़ा। बिल्कुल। और मैं लगातार लोगों को, मैंने जिला स्तर तक मैं जो है सो वो सरपंचों का ट्रेनिंग दिया। अच्छा। उस समय तो नया नया लोग जानता नहीं था कि क्या सरपंच होता का है, अधिकार है, बिल्कुल। क्या है। हाँ, तो दिनकर भवन में मैंने पूरे जिला के सरपंचों को ट्रेनिंग दिया। उसमें गुप्तेश्वर पांडे जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। अच्छा। अफसरों को मुझे बड़ा सहयोग यहाँ बड़ा पर सहयोग मिलता रहा। हाँ, मिलता रहा। अच्छा सर, ये मन में जहन में ये ख्याल कहाँ से आया कि बुक लिखना चाहिए, और आपने बहुत अच्छी बुक भी लिखी है, चमरटोली से लेकर डीएसपी टोला तक, ये आपके मन में कहाँ से आया? देखिए, ये हुआ लॉकडाउन के टाइम में। अच्छा। पूरा सब लॉकडाउन था, हम भी घर में बंद थे। तो हमारी पत्नी ने कही कि कुछ काम तो कीजिए, अच्छा। कुछ लिखने पढ़ने का। थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक मुझे रहा है, और मेरे बेटा बेटी भी, हाँ, उन लोगों ने भी कहा। मेरी बड़ी बेटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, अच्छा। और दामाद भी है, वो जीएम है एनटीपीसी में। और एक मझली बेटी है, वो आपको माने इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। ये कवर का डिजाइनिंग उन्होंने की है? उन्होंने की है। बहुत अच्छी डिजाइनिंग की है उन्होंने। हाँ, और ये जो है ना, नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, नाम भी उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं का है। दिया हुआ है। ये चमरटोली से डीएसपी टोला तक, ये सार्थक नाम है, क्योंकि मेरे टोला को लोग चमरटोली कहते थे। बिल्कुल। आज भी नाम पे टोला टोली जाति के नाम पे। हाँ हाँ बिल्कुल, आज भी है। और उस समय तो बहुत ज्यादा हुआ। उस समय बहुत ज्यादा हुआ। और कोई सम्मान से टोला का नाम नहीं लेता था। बिल्कुल नहीं। तो जब मैं डीएसपी हुआ तो लोग डीएसपी टोला करना शुरू किया। सरकारी गजट में मेरे टोला, मैंने चमरटोली से वो डीएसपी टोला के रूप में, हाँ, वो जो है सो आया। अच्छा। अभिलिखित हुआ। अच्छा। हाँ, तो सरकारी गजट में आ गया। हाँ, तो हर चीज, अब डीएसपी हर टोला योजना के का नाम एक से। डीएसपी टोला के नाम से। तो ये परिवर्तन हुआ। इस पर जो है सो हमने इसी पर लिखा है, और यही मेरी जर्नी है पुलिस विभाग तक। अच्छा, बचपन से लेकर के पुलिस विभाग तक। और आपकी एक और बुक भी आने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, ये तो अधूरी है ना मेरी जिंदगी। अच्छा, ये तो अधूरा है, बिल्कुल। और एक बात और इस पुस्तक के बारे में बतला दूं। किताब तो मैं पहली बार लिखा, बिल्कुल, और जानता नहीं था कि कैसे जो है सो ये कहाँ प्रिंट होगा, कैसे जो है सो होगा। तो कुछ लोगों से बातचीत किया। और बुक का विमोचन भी आपने बकरी में ही करवाया, उसके बाद फिर बकरी करवाया नहीं, लेकिन बकरी के लोगों ने कहा बकरी कि नहीं, हाँ, बकरी के लोगों ने ये कहा कि नहीं, आपका पुस्तक का विमोचन यहाँ होगा, बकरी में पहले होगा। उसके तो हुआ बकरी में। तो इसमें एक्चुअली में जो ये पुस्तक थी बड़ी मोटी हो गई थी, 500 पेज का। अच्छा। जिसमें रिसर्च वर्क भी था, मेरा उग्रवाद पर रिसर्च वर्क भी था कई पृष्ठों का। तो कहा भाई इतनी मोटी जीवनी कौन पढ़ेगा, इसको काटो भाई, काटो। काट छांट करते हुए 265 पेज की ये पुस्तक है। और उसके अलावे पुलिस जिंदगी के अलावे जो मेरी जिंदगी है, पॉलिटिकल है, सोशल है, कई चुनाव लड़े, लोकसभा का भी चुनाव लड़े, यहाँ विधानसभा चुनाव की तैयारी 1 वर्ष से किया है। इससे एक फायदा ये हुआ कि वो जो मेरा यहाँ लोगों के बीच रिन्यूअल हो गया। बिल्कुल, हमें लगा नहीं कि हम यहाँ के अधिकारी नहीं रहे हों, या हमें लोग बहुत सम्मान दिया यहाँ के लोगों ने। एक नयापन भी आ गया मेरी जिंदगी में जुड़ा। और मैं बतलाऊं कि इन 1 वर्ष में मैंने काफी एनर्जी महसूस किया अपने में। ये लोग जब मीटिंग में हम लोग जाते थे, जब स्वराज की मीटिंग होती थी, तो युवा लोग हमसे पूछते कि सर आप इतना कैसे काम करते हैं? सुबह भोर में 6 बजे उठ करके क्षेत्र में निकल जाते हैं, और रात तक आते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई मैं बहुत शुरू से अनुशासित रहा हूँ। अनुशासन,
और अपने शरीर के प्रति अनुशासन। हाँ, और इसको अनुशासन के बदौलत ही इस शरीर को क्या चाहिए, शरीर को एक्टिवेट करते रहना चाहिए। योगासन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से। ऐसा करो ना, 1 घंटा करो अपनी ज़िंदगी में। हाँ, कभी बीमारी नहीं आएगा। और 1 साल तक मेरे सर में दर्द भी नहीं हुआ। दर्द हुआ तो 1 महीना पहले से दर्द हुआ। जब टिकट नहीं मिला तो शौक बहुत लगा। अच्छा। बहुत शौक लगा, क्योंकि मेहनत आपने काफी किया था। बहुत शौक लगा। खास करके मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा शौक लगा। और तो घर की बात है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब सब ठीक ठाक है। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना मान सम्मान से कभी समझौता न करें। हर इंसान की जिंदगी में ये मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो इस चीज़ को मान लेगा ना, वो जब समझ लेगा कि हम अपने मान सम्मान से किसी को खिलवाड़ नहीं होने देंगे, वो आदमी बहुत स्ट्रांग होगा अंदर से। और उस पर, जैसे हम अपने दलित भाइयों से भी कहते हैं कि तुम इतना क्यों झुके हुए हो। हम दलित अफसरों से भी कहते हैं कि भाई तुम गाली सुन करके सर झुका के क्यों काम करते हो, तुम्हारा भी अधिकार है। बिल्कुल। तुम्हारे सीनियर का जो अधिकार है वो उनके अपने फील्ड में है, तुम्हारा अपना फील्ड है जिसमें तुम्हारा वही अधिकार है। लेकिन सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी काम करते हो उसका नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज रहेगा तो कोई झुका नहीं सकता है। कोई नहीं झुका पाएगा। इसलिए इसलिए युवाओं को कहते हैं, मेरी पुस्तक का वो भाग पढ़े, संघर्ष की भाग पढ़े। हमें अफसरों ने चाहा, एक साथ मैं मुजफ्फरपुर टाउन डीएसपी था, तो एक साथ में एसपी, डीआईजी, आईजी और एडीजी, 4 सीनियर पदाधिकारी, मोस्ट सीनियर पदाधिकारी, जो चाहता तो चुटकी बजा करके मेरा नौकरी समाप्त कर सकता था। बिल्कुल। उनके साथ जो मैं संघर्ष किया हूँ, मुजफ्फरपुर चैप्टर पढ़ेंगे, और जो लोकप्रियता हासिल किया हूँ मुजफ्फरपुर में, एक बकरी की तरह। तो जहाँ भी आप गए अपना छाप छोड़ के गए। आज भी मेरी पुस्तक का लोकार्पण वहाँ के लोगों ने किया, मुजफ्फरपुर में। और वहाँ के वीसी भी आए, बहुत से विद्वान भी आए, हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मृदुला सिन्हा भी आई। हाँ, मृदुला सिन्हा क्या कही मेरी पुस्तक के बारे में कि डीएसपी साहब, आपकी किताब को मैं पढ़ी नहीं, बल्कि आपकी किताब ने मुझे पढ़ाया। और जब मैं पढ़ना शुरू की रात्रि में, जब किताब पूरा खत्म हुआ तो सुबह हो चुकी थी। तो ये सब लोगों में है। और वहाँ की घटना, मुजफ्फरपुर की घटना एक बहुत बड़ा सीख है पुलिस अफसरों के लिए, कहीं पुलिस अफसर हो या आईजी, डीआईजी, डीजीपी। तो सर, आज के टाइम में आप पुलिस वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पुलिस वालों को संदेश ये देना चाहेंगे कि आप संविधान का रक्षक हैं। संविधान के रक्षक इस आम आवाम का रक्षक होता है। आप अपने को संविधान से ऊपर या आम आवाम से ऊपर मत समझो, क्योंकि जनता ही है जिससे तुम्हारी ये वर्दी है और तुम्हारा ये ऐशो आराम है। जनता ही तुम्हें सारा चीज देती है। इस बात को याद रखो कि जनता का हम सेवक हैं। और पुलिस, खास करके पुलिस वालों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि तुम अपराध नियंत्रण में या कोई भी पुलिस के बड़े से बड़े लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, तुम बिना पुलिस वाले जनता की कोऑपरेशन के नहीं कर सकता है।
और जनता जब साथ हो तब बड़ी बड़ी समस्या को ऐसे ही सुलझा सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे ही जैसे वो चुटकी बजाते शांत कर सकते हो। जैसे इसमें एक चैप्टर है मुजफ्फरपुर की घटना, गोलू का अपहरण और उसकी हत्या। उसकी हत्या होती है तो समूचा शहर जल जाता है, कर्फ्यू लागू हो जाती है, एसपी और डीएम घेरा जाते हैं, घंटों एसपी थाना में जैसो बंद रहता है, एक एक करके थाना और आउटपोस्ट को ओपी को जला दिया जाता है। पुलिस वाले जान बचा करके कैसे छूटते हैं। पुलिस फायरिंग में 7 लोगों की मृत्यु होती है, 7 लोग मारे जाते हैं, दर्जनों लोग घायल होते हैं, कितनी गाड़ियों की शीशा टूट जाती है, ट्रेन में आग लगा दी जाती है, ट्रेन की जो है सो बोगियां तोड़ दी जाती है। वो घटना है ये मुजफ्फरपुर की गोलू हत्याकांड, गोलू अपहरण, गोलू छोटा बच्चा का अपहरण हत्याकांड। इससे आक्रोशित वीर, और उस वीर में जहां से शहर एडीजी शहर को 3 भागों में बांट दिया था। मेरे नोटिफाइड क्षेत्र को उसने 4 थानों को अपने स्वजातीय या अपने जो है सो जो ऊंचे जो उनका जो है सो बराबरी के लोग थे, जाति में बराबरी के थे, उनको टाउन का 4 थाना दे दिया था। अच्छा। और मात्र हमें जो है सो 2 थाना 3 थाना दे करके, वो जो कि एकदम किनारे का था जिससे कोई मतलब नहीं था जाता था। और मैंने इसके विरुद्ध बड़ी संघर्ष की है, कि इसमें लिखी हमने किताब लिखी, सब डॉक्यूमेंट पढ़दारी है। मैंने पदाधिकारियों को नाम दिया है, डॉक्यूमेंट है उनका। अच्छा। हम पर कितना अत्याचार करने का कोशिश की, कितना हमको सताया है, लेकिन हमने उसे जवाब दिए। वो हमको थाने से, हमें अपने जुडिक्शन से अलग किया। हमने लिखा, सरकार को भी लिखी कि ये इनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, क्योंकि सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। किसी नोटिफाइड एरिया को, किसी भी अफसर के नोटिफाइड एरिया को, डीएसपी हो, एसपी हो या डीएम हो, लोकल स्तर पर उसको काटा छाटा नहीं जा सकता। जो अफसर मेरे अंतर में ट्रेनिंग लिया है, उसको आपने आते के साथ शिवाजी महान कैरे का ट्रांसफर हुआ और वो व्यक्ति आता है, आकर के मेरा जो है सो वो सारा ऐसा डिस्टर्ब कर दिया 3 महीना में, अस्त व्यस्त कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एक हत्या की कांड हो गई, आरजेडी के बड़े नेता की हत्या हो गई। लालू यादव को आना पड़ा। लालू यादव को ये फीडबैक मिला कि ये तो एडीजी है, वो जातीयता करके टाउन डीएसपी को टाउन से हटा दिए हैं। तो लालू यादव ने डीजीपी को भेजा, आर प्रसाद डीजीपी थे, यहाँ आए, सर्किट हाउस मुझे बुलाया और कहा, डीएसपी साहब रूठिए नहीं, मान जाइए, ये सब टेम्पोररी व्यवस्था है। अच्छा। टेम्पोररी व्यवस्था है, सब ठीक हो जाएगा, आप ड्यूटी आप कीजिए। हम कहे, सर ठीक है, आपने जब कहा मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो प्रेस वाले सब पेपर में तो निकलता ही रहता था। बिल्कुल। हाँ, तो भिन्न भिन्न हेडिंग से निकाला था, और ये भी उसमें लिखा था कि जब एडीजी के आदेश, जो बंटवारा थाना जो बांट दिया था, प्रोफेशनल डीएसपी को दे दिया था, लगा दिया था। अच्छा। तो प्रोफेशनल डीएसपी, ये स्पष्ट डीजीपी का आदेश आया कि आपने जो ये व्यवस्था की है ये असंवैधानिक है, ये आपको पावर नहीं है, ये सरकार को पावर है। गवर्नमेंट ही पोस्टिंग कर सकती है किसी डीएसपी को, और वो भी अधिसूचित क्षेत्र को सरकार ही कर सकती है। इसलिए आप इसको अपने जो इसको खंडित करते हुए पूर्ववत रहने दिया जाए। तो प्रेस वाले ने किया, भाई डीजीपी जब आए तो अपने आदेश को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया, लागू क्यों नहीं करवाया? किसी के पास तो जवाब नहीं था। तो मेरे पास जवाब था, किताब में मैंने लिखी है, वो जवाब मेरे पास है कि बिहार में लैंड सेलिंग एक्ट के तहत गोदान यज्ञ का लाखों एकड़ जमीन एक्वायर किया गया। एक्वायर क्या किया गया, लिया गया, और उसे पर्चा
गरीब दलित को जमीन वो दिया गया, जमीन का पर्चा दिया गया, लेकिन जमीन पर अधिकार नहीं है। वैसे ही मेरे साथ अच्छा, आदेश आदेश होने के बावजूद भी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे, बखरी के लोग आपको एक नेता के रूप में देखे या फिर एक सेवक के रूप में देखे आपको? नहीं, बकरी के लोग हमें सेवक के रूप में देखे। सेवक के रूप में, नेता के रूप में दिखना पसंद नहीं है? नेता के रूप में देखने लगेंगे तो मेरा वैल्यू कम जाएगा। अच्छा, हम उनके गार्जियन हैं, गार्जियन के रूप में देखें, एक अभिभावक के तौर पे आप? हाँ, अभिभावक समझे, एक ऐसा अभिभावक जो एक सेवक की तरह अपने बच्चों को संभालता है, प्यार करता है, हमें वैसा समझे, हमें नेता नहीं। चलिए, ये थे बखरी के पूर्व डीएसपी रामचंद्र राम, जिन्होंने सीधे तौर पे मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया। सर की अगली बुक के लिए शुभकामनाएं भी।